नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास ये एडिशन नहीं है तो आप सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला लें, अपने दोस्तों वगैरह से इस एडिशन को ले ले, फोटो स्टेट वगैरह करा ले, क्योंकि हम ये स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे लिए एडिशन चेंज करना मुश्किल है। हमने अपनी बेसिक रिसर्च में पाया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास यही एडिशन था। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को हमने लिंक किया है यूट्यूब चैनल से। उस टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी है डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला सेंटेंस, 286वां। द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। देखिए, एरर ढूंढने से पहले या सेंटेंस को इम्प्रूव करने से पहले हम पहले उसका सिंटैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब होता है कि सेंटेंस के सिंटैक्स को एनालाइज करना, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, सेंटेंस में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका क्या फंक्शन है और उस फंक्शन के आधार पर उनका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, क्या उनका प्लेस होना चाहिए, किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, पैटर्न को फॉलो किया जाना चाहिए, किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ बात करेंगे। तो पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है एक आर्टिकल, और आर्टिकल जो है सारे के सारे होते हैं डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर लगाए जाते हैं किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। तो उसके बाद लिखा रहेगा कोई नाउन, जो कि एक कॉमन नाउन लगा हुआ है। अब ये देखिए, नाउन फ्रेज आपके सामने आ गई है। नाउन फ्रेज या नाउन या प्रोनाउन के बारे में मैं एक बात कह चुका हूँ, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, कि ये नाउन जो होते हैं या कोई नाउन फ्रेज या कोई प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट तो आप इसको कह नहीं सकोगे क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी नहीं है। ऑब्जेक्ट भी आप इसे नहीं कह सकोगे क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी है जिसका ऑब्जेक्ट इसको बनाया जा सकता हो। तो इट मीन्स ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आ गया, अब उसके बाद आ जाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आपका मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये एडवाइज जो है मेन वर्ब लगी हुई है। अब देखिए, एडवाइज ट्रांजिटिव वर्ब भी हो जाती है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये एक एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन नेचर की वर्ब दो तरह की हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी। ये जो वर्ब है एडवाइज, ये ट्रांजिटिवली भी हो जाती है, इनट्रांजिटिवली। ऐसी वर्ब्स को मैं कहता हूँ एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इन सब को मैंने वर्ब चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आप वर्ब चैप्टर को जरूर देख लें, प्ले लिस्ट में यहाँ इसी चैनल पर वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर आपको देखने ही हैं। वो मस्ट वॉच लेक्चर हैं, वो बड़े फंडामेंटल बेसिक लेक्चर हैं। अभी फिलहाल एडवाइस वर्ब की बात कर लेते हैं कि एडवाइस वर्ब किस तरह से फंक्शन करती है, क्या उसका मीनिंग होता है। पहली बात तो ये जो एडवाइस होता है ये होती है वर्ब, और इसका मतलब होता है टू गिव समवन एडवाइस। ठीक है, एडवाइस, ये जो सी लगा हुआ है ये नाउन होता है। कभी अगर आ जाए कहीं पर लिखा हुआ तो इस चीज को ध्यान रखना, एस लिखा रहता है तो वो वर्ब रहती है, और सी लिखा रहता है वो तो नाउन रहती है। एडवाइस का मतलब क्या, काउंसल, किसी तरह की कोई सलाह, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे किसी सोशल प्रॉब्लम पर हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक पर हो सकती है। एक और मीनिंग इसका हो सकता है टू कंसल्ट। ठीक है, तो टू कंसल्ट का मतलब भी वही है, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग में है। अब देखिए, इसके फंक्शन पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर में ये लिखा रहता है एडवाइस वर्ड। ये लिखा हो सकता है आपके सामने, एडवाइज समवन टू डू समथिंग। एडवाइज समवन टू डू समथिंग, एडवाइज यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हो गया, एडवाइज यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हो गया, और इसके बाद जो है पर्सन लिखा रहता है ये इसका रहता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक इन्फिनेटिव लिखा रहता है 2+V1, जिसका सब्जेक्ट ये समवन ही रहेगा, इसी को काम करने के लिए बोला गया है, इसी को काम करने की एडवाइस दी गई है। और ये टू चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एडवाइस समवन टू डू समथिंग। अब इसी पैटर्न में, इसी फंक्शन में एडवाइस वर्ड को यूज किया गया है आपके सेंटेंस में। आप देखेंगे यहाँ पर तो एडवाइज
द स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर एडवाइस के बाद कोई पर्सन लिखा हुआ आएगा तो निश्चित तौर पर ही वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप इसको यहाँ पर ट्रांजिटिव कंसीडर करेंगे, ना कि इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आप इस टू को हटा देंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गई एरर। लेकिन एडवाइस वर्ब को और भी कई तरीके से यूज किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। जैसे एडवाइस समवन टू डू समथिंग, इस पर तो एक एग्जांपल आपको दिया हुआ ही है, जिस सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं 286 हुआ। इस तरह से और एडवाइस को यूज किया जा सकता है। एडवाइज समवन अगेंस्ट डूइंग समथिंग, ठीक है। फिर से वही बात, ये जो एडवाइस हो गई यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगेंस्ट वो प्रीपोजिशन आ गई, ठीक है, जिस भी चीज के अगेंस्ट एडवाइस किया गया है, और प्रीपोजिशन आ गई तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब चूंकि वर्ब एक ऑब्जेक्ट बन रहा था तो वर्ब को हमने जीरेंड फॉर्म में लिख दिया, लेकिन है तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस स्ट्रक्चर पर एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख देता हूं, सी एडवाइज्ड मी अगेंस्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल, ठीक है। आप इस तरह से भी एडवाइस को यूज कर सकते हैं, एडवाइज समवन अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। या यूं कहिए कि ये वाला जो यूसेज बताया मैंने और ये वाला जो यूसेज बता रहा हूं, एक ही बात है, एक ही स्ट्रक्चर लिखी हुई है, बस यहाँ पर अगेंस्ट प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन या प्रोनाउन है, और यहाँ पर अगेंस्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक वर्ब हो रही थी, तो हमने उसको जीरेंड बना के लिखा। अरे जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, ठीक है। तो एक ही जैसी स्ट्रक्चर है, एक ही बात मैं बता रहा हूँ, बस मैंने अलग तरीके से आपको लिखकर बता दिया ताकि आपको आसानी हो उस स्ट्रक्चर को, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, पैटर्न को पकड़ने में। जैसे इसी स्ट्रक्चर पर मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, सी एडवाइज्ड मी अगेंस्ट द यूज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एडवाइज यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया मी, अगेंस्ट वो प्रीपोजिशन आ गई और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द यूज, फिर एक और प्रीपोजिशन लगा के मैंने अल्कोहल को जोड़ दिया। इस तरह से हम एडवाइस को यूज कर लेते हैं। एडवाइस को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एडवाइज अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूं, सी एडवाइज्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ अल्कोहल। अब मैंने देखिए एडवाइस को यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज किया है, मैंने बताया ही नहीं कि किस पर्सन को एडवाइस दी गई, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, बस मैंने ये बताया कि किसके अगेंस्ट क्या क्या ना करने की एडवाइस दी गई, प्रीपोजिशन लगाया और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, बाद में एक और प्रीपोजिशन लगा के अल्कोहल को जोड़ दिया यूज से। अब इसी तरह से मैं इसको भी ऐसे भी यूज कर सकता हूं, एडवाइज अगेंस्ट डूइंग समथिंग, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने अगेंस्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक नाउन लिया था, रेडीमेड नाउन, यहाँ पर मैं नाउन न लेकर क्या ले रहा हूँ, एक जीरेंड ले रहा हूँ। जीरेंड भी तो नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी एडवाइज्ड अगेंस्ट यूजिंग या कंज्यूमिंग अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और देख लेते हैं, और भी तरीके से एडवाइस वर्ब को यूज किया जा सकता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर में। जैसे आप लिख सकते हो एडवाइज समवन या समबडी, ठीक है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर द ग्रैंडफादर या माई ग्रैंडफादर लिख देते हैं और स्पेसिफिक कर देते हैं, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू एडवाइज मी। क्या सलाह दी, किसके बारे में सलाह दी, ये बताया ही नहीं, ठीक है। एडवाइज मी, अब मैं बताना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, अबाउट करके लिख सकता हूं, अबाउट प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट
अगर किसी चीज के अगेंस्ट एडवाइस दी तो फिर वही बात, मैं यहाँ पर अगेंस्ट लिख सकता हूँ प्रीपोजिशन लगा के उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बताने के लिए है कि किसके अगेंस्ट या किसके बारे में किस चीज पर एडवाइस दी गई। लेकिन आप एडवाइस को केवल और केवल पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एडवाइज समथिंग। ठीक है, मैं जैसे लिखूं यहां पर आई एडवाइज मॉर्निंग वॉक टू माई स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को मॉर्निंग वॉक एडवाइस करता हूं। तो एडवाइस ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मॉर्निंग वॉक, जो कि एक थिंग है, समथिंग। तो इस तरह से भी एडवाइस को यूज कर सकते हैं। हमने ये बताया ही नहीं कि यहाँ पर एडवाइस का कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है, उस ऑब्जेक्ट को हमने टू लगाकर बाद में लिख दिया। ठीक है, और इस तरह से भी एडवाइस को यूज किया जा सकता है, एडवाइज डूइंग समथिंग। ये जो पिछला वाला यूसेज मैंने बताया आपको, वही तो यूसेज है। एडवाइस समथिंग की जगह मैंने क्या लिखा, एडवाइस डूइंग समथिंग। समथिंग क्या था, मैं कोई नाउन यूज कर रहा था, रेडीमेड नाउन, जैसे कि मॉर्निंग वॉक है ना। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एडवाइस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। एक वर्ब को, जब वर्ब मैंने देखी तो उस वर्ब को नाउन के फंक्शन में लाने के लिए मैंने जीरेंड बनाया। और चूंकि वो जीरेंड खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब निकली, तो उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया। मैं लिख सकता हूं आई एडवाइज वेकिंग अप अर्ली। बस इतने छोड़ दिया मैंने सेंटेंस को, आई एडवाइज वेकिंग अप अर्ली। अगर मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एडवाइस किसको दी, तो मैं लिख सकता हूं टू लगाकर, क्योंकि टू लगाया जाता है प्रीपोजिशन रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए, कि किसने वो एडवाइस रिसीव की, किसको वो एडवाइस दी गई, किसने वो एडवाइस रिसीव की, रिसिपिएंट को रेफर करने के लिए। तो मैं लिख सकता हूं माय स्टूडेंट्स। अगर नहीं भी लिखना है, मुझे नहीं बताना है कि मैंने एडवाइस किसको दी, तो भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर यहां तक कंप्लीट हो गई। एडवाइस ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये जेरेंट, जो कि नाउन के फंक्शन में आ गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। मैं एडवाइस को ऐसे भी यूज कर सकता हूं, एडवाइस के बाद मैंने डेट क्लोज लिख देनी है। अब डेट क्लोज जो होती है, चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये डेट क्लोज हो रही है, तो इस डेट क्लोज को मैं क्या कंसीडर करूंगा, नाउन क्लोज करूंगा। अरे नाउन ही तो लिखना है, किसी भी फॉर्म में लिख दो, कोई रेडीमेड नाउन लिख दो, कोई डेट क्लोज बना के उस क्लोज को नाउन बनाकर लिख दो, या कोई जीरेंड, कोई वर्ब लगी है तो उस वर्ब को जीरेंड बना दो, जीरेंड अपने आप नाउन हो गया। कोई ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो ऑब्जेक्ट तो रेडीमेड नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई जीरेंड भी हो सकता है, कोई क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, इतना देखिए, मैं डिटेल में इतना इसलिए बता के चलता हूँ, मुझे टाइम की परवाह है, लेकिन मैं डिटेल में आपको खोलना चाहता हूँ कि आप इस तरह से सीख सके, समझ सके। जैसे मैं लिख सकता हूं, आई एडवाइज दैट यू शुड प्रैक्टिस मोर विद माई अप्रोच। हमारी जो अप्रोच है इंग्लिश की, मैं एडवाइस कर रहा हूं कि इसके साथ तुम्हें यू शुड प्रैक्टिस मोर विद माई अप्रोच। तो एडवाइस यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट ये पूरी नाउन क्लोज हो गई। डेट क्लोज जिसे हम कह रहे हैं, डेट कंजंक्शन लगा के लिख दिया। तो इतने तरीके से एडवाइस को आप यूज करते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एडवाइस के बाद अगर कोई पर्सन लिखा रहेगा तो ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, इनट्रांजिटिवली भी वो आ सकती है, लेकिन यहाँ पर वो ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, उसके बाद लिखा जाना है उसका ऑब्जेक्ट। टू प्रीपोजिशन की आवश्यकता आपको नहीं थी। आगे चलते हैं, ठीक है। अदर टीचर एडवाइज स्टूडेंट टू डू, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव आ गया, टू बोरो। अब ये जो इन्फिनेटिव है सेंटेंस में, या तो नाउन का काम करते हैं, या एडजेक्टिव का काम करते हैं, या एडवर्ब का। यहाँ पर हो रहा है ये एडवर्ब। एक्चुअली में ये एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस कहा जाएगा।
एडवर्ब पर्पस, ये रीजन बता रहा है, पर्पस बता रहा है एडवाइस देने का कि एडवाइस क्यों दी गई। तो ये यहाँ पर होता है वाई का रिप्लाई कि टीचर ने स्टूडेंट को एडवाइस तो दी बट वाई, क्यों दी। तो ये टू बोरो यहाँ पर वाई का रिप्लाई होता है, क्यों लगाकर देखोगे, वाई लगाकर देखोगे तो पता चलेगा। यहाँ पर हो रहा है इन्फिनेटिव एडवर्ब, नाउन नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको जस्टिफाई कर नहीं पाओगे। एडजेक्टिव भी इसको नहीं बता सकते क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आता है और कोई ऐसा नाउन लगा नहीं है। ठीक है, अगर आप ये कंसीडर करना चाह रहे हैं कि द स्टूडेंट के लिए आ रहा है एडजेक्टिव, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, उस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल है इसको एडवर्ब ऑफ रीजन कंसीडर करना। तो जो चीज़ ज़्यादा मीनिंगफुल हो, ज़्यादा जस्टिफाइबल हो, उसको आप इंटरप्रेट करके चलिए। अब देखिए इन्फिनेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन तो हो गया एडवाइस वर्ब के लिए, लेकिन ये है तो एक तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब ही। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, और ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि किस चीज को बोरो किया गया। ये बताने के लिए कि कहाँ से बोरो किया गया, हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाया। फ्रॉम प्रीपोजिशन हम लगाते हैं सोर्स को रिफर करने के लिए, सोर्स या ओरिजिन को रिफर करने के लिए। ठीक है, तो ये सोर्स या ओरिजिन को रिफर करने के लिए कि ये बुक का सोर्स क्या था, ओरिजिन क्या था। इफ फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लग गया द लाइब्रेरी, विद इन प्रीपोजिशन लग गया, और विद इन प्रीपोजिशन 3 वीक्स 3 डेज, है ना, ये एक नाउन फ्रेज हो गई। 3 डेज, डेज तो नाउन है, और चूंकि ये 3 थे तो डेज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से डिटर्मिनर हो गया। तो इस नाउन फ्रेज को जोड़ा गया प्रीपोजिशन लगाकर विद इन। अब ये विद इन 3 डेज जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये हो रही है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को रिफर कर रही है। ये हो गया आपका 286वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं 287। क्या लिखा हुआ है, आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। आई प्रोनाउन हो गया। मैं फिर से वही बात करूंगा, अगर आपको सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन कहीं पर भी लिखा हुआ मिले तो आप देखेंगे कि वो सब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है, या कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट इसे आप कह नहीं पाओगे क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट भी आप इसे नहीं कह पाओगे क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है। ये सब्जेक्ट ही है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। इंसिस्टेड एक वर्ब है, और ये जो एक्शन नेचर की वर्ब है यहाँ पर तो मेन वर्ब हो रही है। ठीक है, और ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव, जैसे इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, इंसिस्ट का मतलब होता है टू से और डिमांड फोर्सफुल्ली। ठीक है, टू से और डिमांड, आपने कुछ कहा फोर्सफुल्ली कहा। ठीक है, फर्मली कहा, फर्मली कहा, आपने कुछ डिमांड किया, फर्मली किया, फोर्सफुल्ली किया। तो इस वर्ब को हम यूज करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। इसके साथ लगाया जाता है ऑन प्रीपोजिशन, उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर इंसिस्ट किया गया उस दिखाने के लिए हमने ऑन प्रीपोजिशन लगाया। और ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये जिरेंट, गोइंग। ठीक है, तो इंसिस्ट हिज पर नहीं किया गया, पर्सन पर इंसिस्ट नहीं किया गया, इंसिस्ट किया गया इस एक्टिविटी पर। देखिए यहां पर आप इस तरह भी से भी तो लिख सकते थे, ऑन प्रीपोजिशन लिखा आपने और उसके बाद हिज ना लिख के हिम लिखा, फिर आपने लिखा गोइंग। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपने इस सिचुएशन में बना दिया हिम को, तभी उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखा। भाई ये क्या है, ये हिज क्या है, डिटर्मिनर केस है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आप इस तरह से एरर आती है आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको ये केस समझा रहा हूं। अगर यहाँ पर हिम लिखा होता तो आप क्या कर रहे हैं, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हिम को, और गोइंग जो आपने लिखा इस गोइंग को हिम से जोड़ रहे हैं आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाकर। एक केस तो ये हो गया, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो जो आपके सेंटेंस में दिया हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपने गोइंग को कंसीडर किया है, और हिज को, चूंकि गोइंग एक वर्ब थी और उसको आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने इसको जीरेंड कंसीडर किया। जीरेंड होते हैं नाउन, और नाउन से पहले डिटर्मिनर लगाए जा सकते हैं, इसलिए आपने हिज लिखा जो कि एक डिटर्मिनर केस में है। तो कौन सी वाली सिचुएशन सही है इसमें से, पहली वाली या दूसरी वाली? ये दूसरी वाली सही है, जिस तरह से लिखी हुई है वो सही है। वो इसलिए क्योंकि इंसिस्ट उस पर्सन पर नहीं किया गया, इंसिस्ट किया गया है उस एक्टिविटी पर। ठीक है, तो जब एक्टिविटी पर इंसिस्ट किया जा रहा है तो ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी वो एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट वो एक्टिविटी होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जब बन रही है वो वर्ब, वो एक्शन, तो उसको हमने क्या कंसीडर करना है, जीरेंड। यानी कि वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने उसको जीरेंड बना दिया। जीरेंड होता है नाउन, नाउन से पहले आएगा डिटर्मिनर। ये वाला केस गलत हो गया। ठीक है, आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर लग गया एक एडवर्ब की तरह।
प्रोनाउन भी वैसे हो जाता है, लेकिन वही है, प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कर नहीं पाओगे क्योंकि ये एडवर्ब है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये हुआ यूं कि ये जो जिरेंड आपने गोइंग लगाया था, ये है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, और ये किस नेचर की वर्ब है? इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं है, लेकिन एडवर्ब तो ले सकती है। एडवर्ब प्लेस हमने लगा दिया, इमीडिएटली एक दूसरा एडवर्ब लग गया जो कि टाइम स्पेसिफिक है, टाइम के बारे में बता रहा है। तो नो एरर हो गई, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ये हो गया 287। 288 पर चल लेते हैं। We have been knowing each other since we were children. Okay. ये जो है वी आपके सामने प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ऑब्जेक्ट भी नहीं ये बन नहीं पाएगा क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी। तो ये वी हो गया सब्जेक्ट। हैव बीन नोइंग को जरा एक साथ पढ़िए। क्या लगाया गया है? हैव और नोइंग लगाया गया है, यानी कि परफेक्ट भी लिया गया है हैव के साथ अगर बीन लगाया गया है, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी नोइंग लगाया गया है, इसका मतलब आप बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, यानी कि आप परफेक्ट भी लगा रहे हैं और कंटिन्यूअस भी लगा रहे हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं भाई, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट, और बी के फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से आप सही कर भी रहे हैं क्योंकि आगे लिखा हुआ है सिंस वी वर चिल्ड्रन। सिंस यहाँ पर है तो कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो एक तो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, बिकॉज के मीनिंग को रीजन बताने के लिए, यानी कि सिंस से जिस क्लोज को जोड़ा जाएगा वो क्लोज एक रीजन होगी, और बिकॉज के सिमिलर मीनिंग में सिंस काम कर रहा होगा। दूसरा वो टाइम स्पेसिफिक भी होता है, टाइम स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सिंस कंजंक्शन से जिस क्लोज को जोड़ा जा रहा है वो एक टाइम के बारे में बताएगी। तो सिंस वी वर चिल्ड्रन से हम बता क्या रहे हैं, ये अगर आपकी टाइम लाइन है और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं किसी सेंटेंस को, और बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है, तो सिंस वी वर चिल्ड्रन यानी कि सिंस से हम बताते हैं कि हाँ पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को। तो किस स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर किया जा रहा है? व्हेन वी आर चिल्ड्रन, वी वर चिल्ड्रन, ये वो पॉइंट है जब हम चिल्ड्रन थे। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को रिफर किया जा रहा है ना, इस पॉइंट को रिफर किया जा रहा है और बोला जा रहा है सेंटेंस को यहाँ। तो अपने आप ये ड्यूरेशन इसमें आ गई। इसी तरह से सिंस और फॉर काम करते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ आते हैं। अभी मैं आपको इतना बता रहा था कि सिंस के साथ एक क्लोज लिखी हुई है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर कर रही है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर आप नोइंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आप ये समझते होंगे कि जो नो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब जो होती है वो स्टेटिक नेचर की होती हैं। स्टेटिक, देखिए स्टेटिव वर्ब उन्हें उन वर्ब्स को कहा जाता है जो स्टेट बताती हैं, अवस्था बताती हैं। और स्टेटिक वर्ब वो जो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस नहीं करती, है ना, नॉट कंटिन्यूअस। स्टैटिक का मतलब स्थिरता, है ना, डायनेमिज्म का मतलब, डायनेमिक का मतलब गतिशीलता। तो ये स्टैटिक वर्ब जो होती है नॉट इन कंटिन्यूअस। इन वर्ब्स पे मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में। लगभग मैंने 2 लेक्चर इस पर डाले हुए हैं। मैंने वहां पर बहुत सारी वर्ब यूज की थी, लव, हेट, ठीक है, थिंक, ऑन, पजस, कंसीडर, होप और कंसिस्ट, नो, एग्री, डिसएग्री, वे, ऑन, ये सारी की सारी वर्ब मैंने उस चैप्टर में, और भी इससे भी ज़्यादा थी, मैंने खूब सारी वर्ब के बारे में वहाँ पर बताया था। और मैंने रीज़न देके लॉजिकल वे में वहाँ पर समझाया हुआ है कि क्यों ये वर्ब कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आ सकती। क्योंकि आप इन वर्ब्स के द्वारा किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप इन वर्ब्स के द्वारा एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिचुएशन आपके सामने ये होती है कि या तो आप स्टेट में हैं या आप उस स्टेट में नहीं हैं। इसके बीच का कोई सिनेरियो नहीं होता है। और कोई गतिशीलता मतलब कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब गोइंग ऑननेस, मतलब गतिशीलता,
और ये गतिशीलता दिखाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने में। भाई अगर आप किसी एक्शन को कंटिन्यूस एक्शन कह रहे हैं या आप किसी वर्ब को कंटिन्यूस स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्शन क्या हो गया, गोइंग ऑन नेचर का हो गया। और गोइंग ऑन नेचर का एक्शन एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरे पॉइंट पर जाएगा। आपने किसी एक पॉइंट पर उसको गोइंग ऑन दिखा दिया, तो गोइंग ऑन नेस केवल उन्हीं वर्ब्स में, उन्हीं एक्शन में दिखाई जा सकती है जो किसी एक ड्यूरेशन के लिए चल सकते हैं, एक पॉइंट पर स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म हो सकते हैं। लेकिन नो के साथ ऐसा नहीं है। नो का मतलब है टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। तो या तो आपके पास इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, बीच का कोई सिनेरियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इस पॉइंट पर इंफॉर्मेशन लेनी स्टार्ट की और उस पॉइंट पर इंफॉर्मेशन लेना खत्म किया, इस चीज को नो दर्शाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आप आई लव यू, मैं बार बार इस एग्जाम्पल को दिखाता हूं क्योंकि ये सेंटेंस आप बचपन से बोलते आ रहे होंगे किसी न किसी को। आई एम लविंग यू आप बोलते हैं, आई एम लविंग यू आपका गलत हो जाता है, आई लव यू सही हो जाता है। उसी प्रकार से आई हैव मनी सही हो जाएगा, आई एम हैविंग मनी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ये हैव और नॉट हैव के बीच की सिचुएशन है। या तो आपके पास हैव वाली स्टेट होगी या आपके पास नॉट हैव वाली स्टेट होगी। बीच वाली स्टेट यहाँ पर, ये बीच वाली जो है ये कोई स्टेट नहीं बता रही है, ये तो एक गतिशीलता बता रही है, ये गोइंग ऑन नेस को दिखा रही है। तो ये जो होता है, ये जो कंटिन्यूस स्टेट हम लगाते हैं डायनेमिक नेचर की वर्ब के साथ लगाते हैं, जो एक्शन डायनेमिक रह सकते हैं, डायनेमिक नेचर की वर्ब होती है जो गतिशीलता दिखा सकती है। इस चीज को मैंने बड़े डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसको जरूर देख लें। तो यहाँ पर वापस आते हैं, उतनी डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं जा सकूंगा, लेकिन नो एक ऐसी वर्ब है जो कि स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बताती है। नो का मतलब होता है टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, अबाउट समवन और समथिंग। तो या तो आपके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है, बीच का कोई सिनेरियो नो नहीं दिखा सकती। जब बीच का कोई सिनेरियो दिखाई नहीं सकती तो वो ऐसी वर्ब है ही नहीं जो एक पॉइंट पर स्टार्ट होकर गोइंग ऑन रह सके। जब वो गोइंग ऑन ही नहीं रह सकती तो कंटिन्यूस स्टेट में आ ही नहीं सकती, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नॉन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट के सिचुएशन में तो आपको नो नहीं लिखना पड़ेगा। अब देखिए, आपने ये तो ठीक कर दिया, आपने देखा कि स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, क्योंकि प्रेजेंट अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बाहर चली गई बात, क्योंकि आपने ऐसी वर्ब यूज कर दी जो कंटिन्यूअस में रह ही नहीं सकती। अब आपको यही सेम मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा कन्वे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात आ गई प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो अब क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अब लिखा हुआ है बीन नोन। अब एक चीज जरा और नोटिस कीजिए, ये नो है, ये है तो एक एक्शन ही, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी भी नहीं कह सकते इसको, एक मेंटल स्टेट है एक तरह की, है ना। तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लिख दी पैसिव स्ट्रक्चर। और मैं ये अलग अलग लेक्चर में, इसी वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर भी मिलेगा, मैं अलग अलग लेक्चर में ये बात बता चुका हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट लिखा है तो आप उसको पैसिव में क्यों नहीं बना सकते। भाई आपने पैसिव में किसी वर्ब को बनाया है तो इसका मतलब एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा तो उसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं होगा। देखिए इस सिनेरियो को जरा कंसीडर कीजिए, बार बार आपको एक ही चीज जो है अलग अलग एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए ये समझिए जरा, जैसे मैंने लिखा सी रोट अ लेटर, ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म एक्टिव होती है, सेंटेंस को तो एक्टिव कह दिया जाता है। ये जो वर्ब लिखी हुई है एक्टिव फॉर्म में लिखी हुई है। अब इस वर्ब के बारे में जरा दो तीन बेसिक चीजें देखिए। पहली बात तो ये कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर इसको पैसिव में बनाकर देखें हम, पैसिव में अगर इसको कन्वर्ट करें तो आप क्या लिखोगे, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। अब इन दोनों सेंटेंस के बारे में जरा बेसिक दो तीन चीजें नोटिस कीजिए। पहली चीज तो ये कि ये ट्रांजिटिव वर्ब थी और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, तो क्या ये जो रिटर्न है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब आपने इसकी ट्रांजिटिविटी खत्म कर दी, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है, तो क्या ये वर्ब अब ट्रांजिटिव नहीं रही, इंट्रांजिटिव हो गई? नहीं,
वर्ब अभी भी ट्रांजिटिव है, लेकिन चूंकि लिखी हुई पैसिव फॉर्म में है, बी प्लस वर्ब की थर्ड स्ट्रक्चर लिखी है, यही पैसिव की पहचान होती है। चूंकि लिखी हुई पैसिव फॉर्म में है और पैसिव फॉर्म में होने की वजह से इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया इसका सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताता हूं। देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये एक्शन नेचर की है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये जो है सब्जेक्ट ही इसका क्या होता है, डूअर ही होता है। लेकिन यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ये इस राइट वाली एक्टिविटी का डूअर नहीं है। डूअर चला गया बाई प्रीपोजिशन के बाद। बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं हम डूअर को रिफर करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट लिखा है तो निश्चित तौर पर ही उस सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो निश्चित तौर पर ही उस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। इसी चीज को जरा यहां पर लगाकर देखो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है तो निश्चित तौर पर ही उसको एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बीन भी आपको यहां से हटाना पड़ेगा। आपको टोटल मिला के, कुल मिला के अंततः लिखना पड़ेगा हैव नोन। ये पूरा का पूरा आपको यहां से खत्म करके लिखना पड़ेगा हैव नोन। अब ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आपने सिंस कंजंक्शन को लगाया टाइम को रिफर करने के लिए, और आपने क्लोज लिख दी जो कि टाइम के एक पॉइंट को रिफर कर रही है। वी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर यहाँ पर मेन वर्ब होगी जो कि लिंकिंग नेचर की वर्ब है। उसके बाद चिल्ड्रन आ गया कॉम्प्लीमेंट बनकर, इस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा जा रहा है सब्जेक्ट से। ये हो गया आपका 288वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं 289। नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। देखिए नाइदर के बारे में बात कर लेते हैं, नाइदर के मीनिंग पर, इसके फंक्शन पर बात कर लेते हैं। ये लिखा मैंने नाइदर। नाइदर का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो नन ऑफ द टू ये लिखा हुआ आ जाएगा। और थोड़ा सा जानने की कोशिश किया नाइदर को तो लिखा हुआ आ जाएगा नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ द टू। ठीक है, जब हम टू पीपल की या टू थिंग्स की बात करते हैं, जब हम दो लोगों की, दो चीजों की बात करते हैं, तब हम नाइदर को यूज करते हैं। इसके अलावा नाइदर यूज नहीं होगा, दो के कंटेक्स्ट में ही यूज होगा। लेकिन नाइदर का मीनिंग क्या आ रहा है, नॉट द वन नॉट द अदर। मतलब या तो इसको रिफर किया जा रहा है या फिर इसको रिफर किया जा रहा है। इनडायरेक्ट वे में दो के कंटेक्स्ट में नाइदर यूज किया जाता है, लेकिन ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में। या तो इस वाले को कंसीडर करेंगे आप एक समय में, या इस वाले को कंसीडर करेंगे। क्योंकि एक समय में एक ही को कंसीडर किया जाना है, तो इसलिए इसको जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट बन जाए तो इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में हम यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार में या तो आप इसको कंसीडर कर रहे हैं नॉट द वन नॉट द अदर, दूसरी बार में आप इसको, एक बार में इन दोनों में से किसी एक को ही कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए नाइदर का जो मीनिंग आता है निकल के, वो सेंटेंस में सिंगुलर मीनिंग आता है। पहले कभी अगर इसको प्लूरल यूज किया भी जाता होगा तो वो अब गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो डेवलप्ड नॉलेज है, जो एडवांस नॉलेज है, जो एडवांस इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे पता नहीं अगर नाइदर को कहीं प्लूरल की तरह कंसीडर किया जाता हो, तो मैंने तो कभी नहीं किया और मेरे सारे सेंटेंस सही होते हैं। मैंने जहां भी ऑब्जर्व किया नाइदर को सिंगुलर ही कंसीडर किया कि नाइदर अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि नाइदर डिटर्मिनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जब प्रोनाउन होगा तो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। ऐसे ही इसका एक भाई है आइदर। आइदर का मतलब है एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू। तो अगर दो चीजों की बात की जा रही है, दो लोगों की बात की जा रही है, तो या तो इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, और लगा हुआ है बीच में, है ना। अब देखो आइदर या तो इसको कंसीडर करो और इसको कंसीडर करो, ए वाले को कंसीडर करो और बी, यही तो है इसका मतलब। आइदर का मतलब या तो ए को कंसीडर करो और बी को कंसीडर करो। तो एक बार में तो आप ए को कंसीडर कर रहे हैं ना, एनी ऑफ द टू की बात कर रहे हैं, एनी ऑफ द टू, और एनी खुद सिंगुलर हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि आइदर को भी आप सिंगुलर ही कंसीडर करके चलेंगे। आइदर अगर लिखा हुआ आ जाए तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। इतनी बात समझिए। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव से मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस से मतलब है कि जैसे मैंने आपको एक मिठाई का डिब्बा दिया, एक लड्डू का डिब्बा दिया और मैंने कहा क्लास में बांट दो, तो आप अगर बांटने जाओगे तो एक बार में एक लड्डू एक बच्चे को ही दोगे, लेकिन बांटा आपने सबको, लेकिन एक बच्चे को आपने एक ही बार में दिया। तो इसी सेंस में काम करते हैं। ये रिफर तो दो को कर रहे हैं, दोनों वर्ड दोनों को दो यूनिट को रिफर कर रहे हैं, लेकिन एक बार को एक पर्सन को या एक थिंग को एक बार में ही कंसीडर करते हुए। इस मीनिंग की वजह से, इस सेंस की वजह से नाइदर को आप सिंगुलर कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर हो रहा था प्रोनाउन और ये हो गया सब्जेक्ट। ऑफ लगा दिया प्रीपोजिशन, ये बताने के लिए कि किसके नाइदर की बात हो रही है, नाइदर ऑफ द टीम्स। और स्पेसिफिकली निश्चित तौर पर ये टीम क्या होंगी, दो होंगी। तो नाइदर ऑफ द टीम्स ये हो गया नाउन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव हो गया उसके लिए। आर नहीं फिर इज कर दो यहाँ पर। सेंसिबल हो गया एडजेक्टिव और इनफ लग गया एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। टू डू दिस टास्क, टू डू, टू प्लस V1 लग गया, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव लग गया। और इन्फिनिटिव आपको पता है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। ठीक है, किसके बारे में बताया जा रहा है, सेंसिबल के बारे में बताया जा रहा है, सेंसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि किस चीज के सेंसिबिलिटी की बात कर रही है। तो अगर एडजेक्टिव है सेंसिबल और टू डू सेंसिबल के बारे में बता रहा है तो ये एडवर्ब ही होगा, एडवर्ब भी कंसीडर करना पड़ेगा। नाउन और एडजेक्टिव की तरह इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि डू, ये टू डू जो है इन्फिनिटिव है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो डू में अगर हमने वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, टास्क नाउन हो गया, दिस डिटर्मिनर की तरह यूज हो गया। 289 का हो गया, ये आर्नी इज हो जाएगा। मुझे पता है ये किरण पब्लिकेशन वालों ने यहाँ पर नो एरर लिखा हुआ होगा, इनकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। 290 व्हेन 1 hears of the incident अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। देखिए जो व्हेन वर्ड है ये एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है, लेकिन चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, ये टाइम की इंफॉर्मेशन ही देता है, टाइम की इंफॉर्मेशन ही पूछता है। तो टाइम रिलीवेंट फंक्शन में ये होता है। ठीक है, एडवर्ब भी कहोगे तो आप इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हो। कंजंक्शन भी जब ये होता है तो जिस क्लोज को ये जोड़ता है कंजंक्शन बनकर, उस क्लोज को भी एडवर्ब टाइम क्लोज ही कहा जाएगा। यानी कि टाइम स्पेसिफिक फंक्शन में ही ये होता है और कोई फंक्शन इसका है नहीं। तो यहाँ पर तो एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। कैसे पता चला, ये एक क्लोज ये लिखी हुई है प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, और ये लिखा हुआ है हियर्स मेन वर्ब। एक क्लोज ये लिखी हुई है सब्जेक्ट और ये लिखा हुआ है मेन वर्ब। तो दो क्लोजेस हैं आपके पास, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए व्हेन कंजंक्शन को लगाया गया है। अब व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जा रहा है वो क्लोज एक टाइम को रिफर कर रही है। ठीक है, और ये जो पूरी क्लोज हो गई व्हेन 1 hears of the incident about the plane crash, ये पूरी की पूरी क्लोज जो होगी मैं इसको कहूंगा एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज। आगे देख लेते हैं। वन यहाँ पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट लग गया हियर्स। यहाँ पर देखिए अभी जो हियर्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जा रहा है, इसका मतलब एक परमानेंट नेचर के एक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है। मेन वर्ब है यहाँ पर, मेन वर्ब है तो ये है एक्शन नेचर की वर्ब, मेंटल एक्शन है एक तरह का। तो ये है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, ये एक्चुअली में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है। तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, प्रीपोजिशन लगाया, प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लगाया, इंसिडेंट। बात यहां तक सही है। इंसिडेंट नाउन हो गया, द लग गया आर्टिकल। अबाउट प्रीपोजिशन लगाया और अबाउट प्रीपोजिशन लगाकर हमने एक और ऑब्जेक्ट लगाया, ये बताने के लिए कि हम किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। इस प्रीपोजिशन का, अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द प्लेन क्रैश। क्रैश नाउन, प्लेन हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल। अब देखो यहाँ पर ना आप अबाउट की जगह ऑफ भी लगा सकते थे, ऑफ लगाना यहाँ पर ज़्यादा सही होगा, लेकिन चूंकि हमने वहाँ पर ऑफ लगा दिया, अबाउट लगा दिया तो थोड़ा सा ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ऑफ लगाना यहाँ पर ज़्यादा सही होता। अबाउट और ऑफ थोड़े से यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में सिमिलर मीनिंग में आ जाते हैं। एक चीज और नोटिस कीजिए आप यहाँ पर, ये जो प्लेन क्रैश है क्या ये इंसिडेंट को स्पेसिफिक कर रहा है?
होता क्या है, जब हम यहाँ पर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं और उस प्रीपोजिशनल फ्रेज को लगाते हैं इस नाउन के लिए, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो इनको कह दिया जाता है। सेंटेंस में तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में होती है। तो जब भी हम कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं इस नाउन के लिए, तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाती है एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज कई बार इस नाउन को स्पेसिफिक कर देती है, डेफिनिट कर देती है। उस सिचुएशन में हम यहाँ पर द आर्टिकल लगाकर चलते हैं। लेकिन कई बार ये एडजेक्टिव फ्रेज उस नाउन को स्पेसिफिक या डेफिनेट नहीं करती है। तो उस सिचुएशन में हमें दाल लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए, एल लगाना चाहिए। तो क्या किसी स्पेसिफिक प्लेन क्रैश के इंसिडेंट की बात की जा रही है? यहाँ पर नहीं। अबाउट द प्लेन क्रैश ने ये तो बता दिया कि हाँ इंसिडेंट जो है प्लेन क्रैश से रिलेटेड है, लेकिन कौन से वाले प्लेन क्रैश की बात हो रही है ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है। अगर यहाँ पर लिख देता, कोई नंबर लिख देता, एयरवे 15 का प्लेन क्रैश हुआ, या कोई टाइम लिख देता कि 26 अप्रैल को जो प्लेन क्रैश हुआ उसके इंसिडेंट की बात की जा रही है, तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है फिर इसको स्पेसिफिक कर देती। तो ऐसा ना करें कि आपने ये प्रीपोजिशन फ्रेज देखी, ऑफ के बाद लगी हुई या अबाउट से कुछ लगी हुई, और इस नाउन को स्पेसिफिक मान के, डेफिनेट मान के आंख बंद करके दा लगा दिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी प्रीपोजिशन फ्रेज उस नाउन को डेफिनेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई स्पेसिफिक इसको कर नहीं रही है। बहुत सारे प्लेन क्रैश होते हैं, बहुत सारे प्लेन क्रैश के इंसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीफर करने चाहिए एन। एक तो यहाँ पर ये गलती है, और यहाँ पर अबाउट की जगह मुझे ऑफ ज़्यादा सही लगता है। अबाउट भी यूज़ कर लेते हैं, ग्रामेरियन सही है, जस्टिफाइबल है वो, बट ये इसमें ध्यान रखना आप। उसके बाद जो है, इतनी बात हो गई, दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फेस मेन वर्ब हो गया। ये जो मेन वर्ब है हमारी लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो सॉरी यहाँ पर एक तरह से एडजेक्टिव बनाकर लिखा हुआ है। वेरी आया है उस सॉरी को एडवर्ब की तरह मॉडिफाई करने के लिए। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। तो ये एक एरर कंसीडर की जा सकती है यहाँ पर। ये हो गया आपके 290 सेंटेंसेस। इसी तरह से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह की अप्रोच को आपको फॉलो करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक लिखें। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बताने में, समझाने में, डिस्कशन करने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।